दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर रोहन मेहता के साथ हुई एक ऐसी घटना पर बेस्ड है जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। रोहन कहता है, मुझे आज भी नहीं पता कि वो रात सच थी या कोई भयानक सपना। बस इतना जानता हूं कि उस रात के बाद से मैं कभी अकेले उस रास्ते से नहीं गुजरा। बात है पिछले साल नवंबर की। रोहन, उसके 3 दोस्त करण, दीपेश और निखिल, चारों ने मिलकर प्लान बनाया था स्पीति वैली जाने का। हिमाचल प्रदेश की वो वादियां जो इंसान को अंदर से खींच लेती हैं, जहां ऊंचे पहाड़ हैं, जहां सन्नाटा इतना गहरा होता है कि अपनी सांसें भी सुनाई देती हैं। लेकिन इस ट्रिप के पीछे एक और वजह थी। करण पिछले 6 महीनों से ठीक नहीं था। उसकी मां की अचानक तबीयत बिगड़ी और वो चल बसी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी, करण को तो बिल्कुल भी नहीं। जो लड़का पहले ऑफिस की हर पार्टी की जान हुआ करता था, वो अब दिनों दिन चुप रहने लगा था। खाना कम, बात कम, हंसी तो जैसे उसके चेहरे से रूठ ही गई थी। रोहन और बाकी दोस्तों ने सोचा, शायद एक ट्रिप, खुला आसमान, ठंडी हवा करण को वापस ले आए। वो चारों काजा के रास्ते पर थे। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। गाड़ी दीपेश चला रहा था। रास्ता पहले से ही संकरा था। ऊपर से ठंड इतनी थी कि गाड़ी का शीशा अंदर से भी धुंधला हो रहा था। बाहर चांद था, पर उसकी रोशनी भी उस घाटी में कहीं खो सी जाती थी। पहाड़ों के बीच वो सड़क ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने अंधेरे के सीने पर एक पतली सी लकीर खींच दी हो। तभी होटल वाले का कॉल आया। रोहन ने उठाया। साहब, एक बात कहना चाहता था। आप लोग काजा की तरफ से आ रहे हो ना? कोशिश करो कि पिन वैली का वो पुराना मोड़ जहां टूटा हुआ पत्थर है, वहां गाड़ी मत रोकना रात को। रोहन ने पूछा, क्यों? उधर से कुछ देर की खामोशी, फिर धीरे से आवाज आई, वो इलाका पुराना है साहब, बहुत पुराना। वहां के लोग कहते हैं कि जो एक बार उस मोड़ पर रुकता है, वो अकेला वापस नहीं आता। रोहन ने ये बात दोस्तों को बताई तो निखिल जोर से हंसा। यार, ये सब टूरिज्म वाले डराते हैं ताकि रात को कोई बाहर ना निकले और होटल में बंद रहे। दीपेश ने भी अग्री किया। करण कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। गाड़ी आगे बढ़ती रही। करीब 20 मिनट बाद दीपेश ने अचानक ब्रेक लगाई। सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर आ गया था। शायद ऊपर से गिरा था। उन्हें गाड़ी से उतरकर उसे हटाना पड़ा। रोहन और निखिल उतरे। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी। पत्थर हटाया, गाड़ी में वापस बैठे। तभी रोहन की नजर सड़क के किनारे गई। वहां एक टूटा हुआ पत्थर था जिस पर कुछ लिखा था। टॉर्च मारी तो पढ़ा, काजा 34 किलोमीटर। और उस पत्थर के पास अंधेरे में एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, बाल खुले। वो सीधे रोहन की आंखों में देख रही थी। हिल नहीं रही थी। सांस ले रही थी या नहीं पता नहीं। रोहन को लगा शायद कोई लोकल है। उसने पूछा, माँ जी ठीक है? आप इतनी रात को? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो गर्म नहीं थी, बिल्कुल खाली थी, जैसे किसी ने चेहरे पर जबरदस्ती खींच दी हो। दीपेश ने हॉर्न बजाया, रोहन आजा चल। रोहन वापस बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी और उसका चेहरा अब भी उनकी गाड़ी की तरफ। 15 मिनट बाद दीपेश ने फिर स्पीड कम की। यार, ये वही जगह है ना? रोहन ने खिड़की से झांका। वही टूटा पत्थर, वही लिखावट, काजा 34 किलोमीटर। निखिल बोला, यार हम सर्कल में घूम रहे हैं क्या? जीपीएस बंद पड़ा है क्या? दीपेश ने फोन निकाला। सिग्नल नहीं था। जीपीएस हाँप रहा था। मैप एक ही जगह फ्रीज था। और इस बार उस पत्थर के पास कोई नहीं था, पर गाड़ी का तापमान अचानक गिर गया था। हीटर चालू था फिर भी। रोहन के हाथ कांप रहे थे, सिर्फ ठंड से नहीं। तभी करण धीरे से बोला, उस औरत को तुमने देखा था ना रोहन? रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। करण बोला, मुझे एक बच्चा दिखा था, छोटा सा। उसके हाथ में मेरी माँ वाली वो पुरानी चूड़ी थी, वही जो मैंने उनके अंतिम संस्कार के बाद उनकी याद में अपने पास रखी थी। गाड़ी में सन्नाटा छा गया। दीपेश ने गाड़ी फिर आगे बढ़ाई। इस बार स्पीड थोड़ी तेज की। रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक पुरानी लोरी बज रही थी, टूटी टूटी,
जैसे किसी ने पुरानी कैसेट बहुत दिनों बाद लगाई हो। किसी ने रेडियो बंद किया, वो फिर चालू हो गया। निखिल ने पीछे देखा और अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दीपेश, गाड़ी मत रोकना और कोई खिड़की मत खोलना, बस चलाता रह। क्यों, क्या हुआ? रोहन ने पूछा। पीछे मत देखो। रोहन से रहा नहीं गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। गाड़ी के पीछे सड़क पर वो बुजुर्ग औरत चल रही थी। गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर थी और वो औरत उसी स्पीड से चल रही थी। दौड़ नहीं रही थी, बस चल रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो बस तैर रही थी। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था, खाली मुस्कान, खुली आंखें। दीपेश ने एक्सीलरेटर दबाया। 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे। वो औरत अभी भी पीछे थी। तभी करण ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे किया। करण नहीं, रोहन चिल्लाया, पर करण बाहर झांक रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं। वो रो नहीं रहा था, पर उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ बुदबुदा रहा हो। रोहन ने उसका कंधा पकड़कर खींचा। करण, करण मेरी तरफ देख। करण ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थीं। वो जगह जहां पुतली होती है, वहां सिर्फ अंधेरा था, जैसे किसी ने अंदर का दिया बुझा दिया हो। करण धीरे से बोला, वो माँ है, मुझे बुला रही है, कह रही है कि बस थोड़ी देर के लिए आ जा, बस एक बार। निखिल ने खिड़की का शीशा ऊपर किया। दीपेश ने एक हाथ से करण को सीट पर धकेला। रोहन ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर जोर से कहा, करण, ये माँ नहीं है, ये माँ नहीं है। माँ तुम्हें तकलीफ नहीं देती। आंखें खोल, मेरी तरफ देख। कुछ पल के लिए सब रुक गया। फिर करण की आंखों में रोशनी वापस आई। वो एक जोरदार आवाज के साथ रोने लगा। सच्चे आंसू, इंसानी आंसू। रोहन ने मिरर में देखा। पीछे अब कोई नहीं था। 10 मिनट बाद सड़क के किनारे एक नया पत्थर आया। काजा 16 किलोमीटर। रोहन ने लंबी सांस ली। दीपेश के हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे, पर गाड़ी चलती रही। करण सीट पर सिर झुकाए बैठा था। निखिल ने उसे अपने कंधे से लगा लिया। करीब 1.5 घंटे बाद वो होटल पहुंचे। कोई कुछ नहीं बोला। सब अपने कमरे में चले गए। रोहन को नींद नहीं आ रही थी। रात के 3 बजे उसे अपने कमरे के बाहर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गुनगुना रहा हो। वही लोरी जो गाड़ी के रेडियो में बजी थी। रोहन ने दरवाजा खोला। बाहर करण खड़ा था, आंखें बंद, होठों पर वही लोरी, और उसके हाथ में वो पुरानी चूड़ी थी जो उसने मां की याद में रखी थी। रोहन ने उसे आवाज दी, करण। करण ने आंखें खोली। इस बार आंखें ठीक थीं, पर उसके चेहरे पर वो खाली मुस्कान थी, वही मुस्कान जो उस औरत के चेहरे पर थी। सुबह होटल के मालिक ने एक पुराने पंडित को बुलाया जो उस इलाके में रहते थे। उन्होंने करण को देखते ही कहा, इसके किसी अपने की हाल में मृत्यु हुई है, और उस आत्मा का दर्द इतना गहरा था कि किसी ने उस दर्द का फायदा उठाया। जो चीज तुम्हें रोहतांग में दिखती है वो किसी की आत्मा नहीं होती, वो कुछ और होता है जो आत्मा का रूप लेकर आता है। उन्होंने पूजा की। करण को बहुत तकलीफ हुई। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसकी मुट्ठी में वो चूड़ी थी, टूटी हुई। पंडित ने कहा, जो भी था चला गया, पर ये चूड़ी यहीं छोड़ जाओ, इसे घर मत ले जाना। करण ने आंखों में आंसू भरकर वो चूड़ी वहीं छोड़ दी। आज करण पूरी तरह ठीक है। मां की याद अभी भी आती है, पर अब वो याद उसे कमजोर नहीं करती। पर रोहन को एक बात आज भी समझ नहीं आती। जिस रात ये सब हुआ, उसी रात रोहन के फोन में एक फोटो मिली जो उसने खुद नहीं खींची थी। उस फोटो में गाड़ी की पिछली सीट दिख रही थी। करण, निखिल, दीपेश तीनों बैठे थे, और उनके पीछे खिड़की के शीशे में एक 5वां चेहरा था, वही खाली मुस्कान। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी अजीब घटना हुई हो तो हमें जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर हफ्ते की नई दिल दहला देने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।